हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने लास्ट क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा। एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बेसिक को पढ़ा था, जिसमें दो फंडामेंटल रूल्स थे। पहला रूल ये था कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर सॉल्व करना है तो पहले आपको इक्वालिटी में एंटर करना पड़ेगा। दूसरा रूल ये था कि किसी भी इनइक्वालिटी का कभी भी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। आपको ये क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। सबसे पहले बेटा देखिए, समझिएगा मेरी बात को। आपको क्या करना है, पहले समझना है कि ये जो ग्राफ बनता है ये किस तरीके से बनता है। मैं आपको बिल्कुल एक जैसे हर कोई पढ़ाता है वैसे नहीं पढ़ाना है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। सबसे पहले एक बात को समझिएगा, अगर मैं बात करूं तो कोई भी लाइन जो हम बनाएंगे वो हमेशा इक्वल्स टू के लिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। जो लाइन का ग्राफ पेपर पे ड्राइंग होगी वो हमेशा इक्वल्स टू के लिए ड्रॉ किया जाएगा। मतलब कभी भी लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ग्राफ डायरेक्टली कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपको ड्रॉ करना है तो पहले आपको इक्वलिटी में एंटर करना पड़ेगा। ये रूल नंबर 1 है। आप चाहे किसी भी क्वेश्चन में चले जाइए। बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी, ये एक्सिस है, एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, और ये हो गया ओरिजिन। और मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। इस लाइन को नाम दे दिया L1। मान लीजिए L1 की इक्वेशन फर्स्ट करिए। L1 की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 40। ये L1 की इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 40। अब अगर मैं L1 की बात करूं तो ये L1 का मतलब ये इक्वल्स टू पे चल रहा है। अगर इस लाइन के ऊपर, इस ग्रीन लाइन के ऊपर आप चलेंगे, इसका मतलब आप इक्वल्स टू पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं? इक्वल्स टू पे चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपसे 2x प्लस 3y, भाई इसी की दो पॉसिबिलिटी ले लेता हूं मैं आपसे। 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। मतलब अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 में जाना है तो ये सारा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ये 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 की बात हो गई, जिसमें ये वाला पाथ भी इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल्स टू है माने इस लाइन पे भी चल सकते हैं और इससे ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी, सर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 40। माने अगर 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 40 जाना है तो मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ये सारा एरिया, माने ये हो गया 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 40। माने सिंपल सी कंडीशन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू की लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाना है या लेस देन इक्वल्स टू जाना है। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जाना है तो ऊपर की तरफ, ग्रेटर माने क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा माने लाइन से ऊपर लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, माने क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में जाना पड़ेगा। और लेस देन इक्वल्स टू का मतलब, लेस माने नीचे, आवाज नीचे, नीचे माने नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ये तो हो गई एक सिंपल सी कंडीशन। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है बच्चे, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है, उसको अगर आप समझ लेंगे उसके बाद आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर मैंने कहा, जैसे मान लीजिए मैंने ग्राफ पेपर लिया, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और ये ओरिजिन।
और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी कुछ इस तरीके से, ये लाइन ड्रॉ करी। अब जरा देखिए इस लाइन में और इससे पहले लाइन वाली लाइन में फर्क क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लाइन सेकंड और फोर्थ से पास हो रही है, या फर्स्ट से पास, तो फर्स्ट और फोर्थ से पास होगी, माने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं एक सीधी सी बात कह रहा हूं, कोई भी लाइन अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास हो रही है, इसको छोड़कर, माने ये वाली लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये एक लाइन स्पेशल लाइन है, एक स्पेशल केस है। कोई भी लाइन अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में पास हो रही है, चाहे वो ओरिजिन से पास हो या ना हो, चाहे वो बीच में फोर्थ से पास हो, चाहे वो बीच में सेकंड से पास हो, चाहे वो ओरिजिन से पास हो, कोई भी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है तो उसमें कंडीशन को अपोजिट कर देते हैं। मतलब क्या है सर, मान लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन है, L1 लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो अब इसकी भी दो कंडीशन बन सकती है, इसकी भी दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन क्या बन सकती है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन बन सकती है 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 40। तो किसके लिए कौन सा ग्राफ पेपर होगा सर, अभी तो आपने बताया था कि अगर ग्रेटर कहेगा तो ऊपर जाएंगे और लेसर कहेगा तो नीचे जाएंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है बेटा, ये जो है एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहां पे x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। भाई ऐसे तो प्लॉट करते हैं x फिर y, माने x में पॉजिटिव y में पॉजिटिव। अगर इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x तो नेगेटिव होगा लेकिन y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। अगर इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, क्योंकि x की नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, y की नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, माने माइनस और माइनस। और इस वाले क्वाड्रेंट की बात करें तो x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव होगा, माने प्लस और माइनस। यही तो बात हुई। तो अगर कोई लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है, इसका मतलब या तो वो प्लस प्लस से माइनस माइनस में जा रही है, या वो माइनस माइनस से प्लस प्लस में जा रही है। चाहे वो ओरिजिन से पास हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे वो ओरिजिन से पास हो या ना हो, वो क्या जा रही है, प्लस प्लस से माइनस माइनस में या फिर माइनस माइनस से प्लस प्लस में। बात समझ में आ रही है ना। तो इस कंडीशन में हम जो करते थे, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलते थे तो कहां जाते थे, ऊपर, और लेस देन इक्वल्स टू बोलते थे जनरल कंडीशन में क्या करते थे, नीचे। भाई अगर जनरल कंडीशन की बात करें तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के केस में ऊपर जाते थे और लेस देन के केस में हम नीचे जाते थे। लेकिन अगर कोई लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है तो कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, माने ग्रेटर देन के इक्वल्स टू के केस में हम क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि ये लाइन फर्स्ट टू थर्ड पास हो रही है, ये लाइन फर्स्ट टू थर्ड पास हो रही है। भाई ग्राफ जो आप बनाओगे वो इक्वल्स टू के लिए बनाओगे, तो आपको पता तो लग जाएगा कि लाइन फर्स्ट और थर्ड के बीच में प्लॉटेड है या नहीं है। अगर वो लाइन फर्स्ट और थर्ड के बीच में प्लॉटेड है तो कंडीशन अपोजिट हो जाएगी, माने अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू कह रहा है तो डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर लेस देन इक्वल्स टू कह रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। बात समझ में आ गई। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू माने हमें ऊपर नहीं जाना है, हमें ऊपर डायरेक्शन में नहीं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या होगा, ये होगा 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40।
और अगर हम लेस देन इक्वल टू बात करें तो ये लेस का मतलब ऊपर की तरफ, ये तो ये होगा 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 40। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है ना। मतलब दो ही केसेस है भाई, एक तो या तो सिंपल केस होता है जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो कहता है कि भाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कहेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, लेस देन इक्वल टू कहेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन अगर कोई लाइन, बहुत ध्यान सुनिएगा, बस एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर कोई लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है, चाहे वो ओरिजिन से पास हो या ना हो, फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो, सेकंड क्वाड्रेंट से पास हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट और थर्ड के बीच में प्लॉटेड है ना, इसका मतलब क्या होगा, प्लस प्लस से माइनस माइनस में जा रहे हैं या फिर माइनस माइनस से प्लस प्लस में जा रहे हैं। भाई कोई तो डायरेक्शन होगी, या तो प्लस प्लस से माइनस माइनस में जा रहा होगा या माइनस माइनस से प्लस प्लस में जा रहा होगा, तो कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाओगे तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की जगह क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, माने कंडीशन जस्ट ओए हो जाएगी। ओए का मतलब ओए माने उल्टी, बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जस्ट ओए हो जाएगी, माने उल्टी हो जाएगी, माने अपोजिट हो जाएगी। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कहेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और लेस देन इक्वल टू कहेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन जाएंगे। किसके लिए, जो लाइन फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड होगी उसके लिए। बस अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो यकीन मानिए एलपीबी में कुछ नहीं बचा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी नियर टू द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई। इक्वल्स टू का मतलब इस लाइन को इंक्लूड किया जाएगा, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा होगा तो इस लाइन को हम डॉटेड कर देंगे, हम कहेंगे भैया ये लाइन इंक्लूड नहीं है। बस सीधी सीधी बात है। बात समझ में आ गई। आइए सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लेते हैं मैं अब आपको उल्टा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। मान लीजिए मैंने ग्राफ पेपर बनाया, ये मैंने ग्राफ पेपर लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा सर। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन, और इस पे लाइंस को ड्रॉ कर दिया और ये पोर्शन कर दिया शेडेड। मैं उल्टा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन है, ये पोर्शन है शेडेड, और इनको नाम दे दिया, ये L1 लाइन, ये L2 लाइन, ये L3 लाइन और ये L4 लाइन। मैंने कहा इस शेडेड पोर्शन में एंट्री करनी है, इस शेडेड पोर्शन में एंट्री करनी है। तो बताइए L1 में कौन सा साइन लगाऊं, L2 में कौन सा साइन लगाऊं, L3 में कौन सा साइन लगाऊं जिससे इस शेडेड पोर्शन में एंट्री हो सके। जिससे इस शेडेड पोर्शन में क्या हो सके, एंट्री हो सके। अब जरा देखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे L1 की बात, L1 की बात, तो L1 क्या है, एक सिंपल सी लाइन है। हालांकि ये जो लाइन होगी x इक्वल टू की फॉर्म में होगी, तो इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे तभी तो हमारा क्या होगा, इस शेडेड पोर्शन में एंट्री हो पाएगी। तो L1 की इक्वेशन जो भी होगी उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा। L1 की इक्वेशन जो भी होगी उसमें क्या लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, क्योंकि हमें आगे की तरफ बढ़ना है। L2 में आ जाइए, L2 में क्या करना है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में तो प्लॉटेड नहीं है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो L2 में किसका साइन लगेगा, L2 में साइन लगेगा लेस देन इक्वल टू का। L3 में आ जाइए, L3 में भी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तभी तो शेडेड पोर्शन में एंट्री हो पाएगी, तो L3 में भी किसका साइन लगेगा, लेस देन इक्वल टू का। L4 में आ जाइए, L4 में क्या करें, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, माने L4 में किसका साइन लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। अब L1 L2 L3 L4 की इक्वेशन जो भी हो उसमें ये साइन लगा दीजिए, और ये वाला जो शेडेड पोर्शन है जरा ध्यान से देखिए, इस शेडेड पोर्शन में ये कौन से क्वाड्रेंट में बना हुआ है, ये बना हुआ है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बना हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, माने x y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं।
तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, ये ग्राफ बना दिया मैंने आपके सामने और कुछ लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये पोर्शन में शेडेड कर रहा हूं, ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है ना, ये शेडेड आपका पोर्शन है। तो ये कह रहा है बताइए किस लाइन में कौन सा साइन लगाएं जिससे इस शेडेड पोर्शन में एंट्री हो पाए, किस लाइन में कौन सा साइन लगाएं जिससे शेडेड पोर्शन में एंट्री हो पाए। नाम दे दिया इक्वेशन को, ये L1 की लाइन, ये L2 की लाइन और ये L3 की लाइन। ये L1 की लाइन दोबारा लिख देता हूं, L1 की लाइन, ये L2 की लाइन और ये L3 की लाइन। L1 की लाइन की इक्वेशन कुछ भी हो, L2 की इक्वेशन कुछ भी हो, L3 की इक्वेशन कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, पहले तो आपको इक्वल्स टू के लिए ग्राफ प्लॉट करना ही पड़ेगा ना। तो अब L1 में बताइए कौन सा साइन लगाएं जिससे शेडेड पोर्शन में एंट्री हो पाए। तो ये एक सिंपल सी लाइन है, लाइन से कहां जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, माने क्या लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन। L2 में आ जाइए, L2 में क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तो इस शेडेड पोर्शन में एंट्री हो पाएगी, माने L2 में लगेगा लेस देन इक्वल्स टू का साइन। L3 में आ जाइए, L3 में कहां जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, माने क्या लगेगा, आ आ आ आ आ आ लेस देन इक्वल्स टू नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। जरा ध्यान से देखिए, ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है, ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। माने अगर ऊपर जाते थे तो पहले क्या करते थे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नीचे जाते थे तो लेस देन इक्वल्स टू, लेकिन इसमें कंडीशन अपोजिट कर देंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो लेस देन इक्वल्स टू, नीचे जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, माने हमें जाना पड़ेगा इस लाइन से नीचे की तरफ क्योंकि इस शेडेड पोर्शन में एंट्री करनी है। तो क्या होगा, L3 में क्या लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगेगा और ये पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है ये बना हुआ है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माने x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ही होगा। बेटा ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को बोलते हैं बेटा फीजिबल सॉल्यूशन या फीजिबल रीजन। सॉल्यूशन फीजिबल रीजन, वो रीजन जिसमें आपका सॉल्यूशन लाई कर रहा होगा, वो सॉल्यूशन या वो रीजन जिसमें आपका सॉल्यूशन राई कर रहा होगा। और ये जो पॉइंट्स है ना जिसमें ये फिगर बन रही है, इनके ये तीनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं बेटा कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। माने अगर आपको किसी भी वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमाइज करना है तो आप इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमेशा उन वैल्यू को जज करेंगे, उन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमेशा उन वैल्यू को जज करेंगे। माने ये तीन पॉइंट्स क्या हो गए, आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। और ये जो रेड पोर्शन है ये आपका फीजिबल रीजन कहलाएगा, माने जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसके अंदर लाई करेगा, इसके बाहर लाई नहीं करेगा। तो अब आइए सीधे सीधे हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द एलपीपी बाय द ग्राफिकल मेथड, मिनिमाइज करना है z को, इस z को मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट्स ये दे रखे हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट का मतलब आपको इन तीनों लाइन को प्लॉट करके सबसे पहले एक फीजिबल रीजन निकालना है और उस फीजिबल रीजन के तीनों को जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उन कॉर्नर पॉइंट्स पे इस z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, क्या कह रहा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहला काम हम इस पे क्या करेंगे, एक लाइन को प्लॉट करेंगे। भाई हमारे लिए ये हो गई L1, हमारे लिए ये हो गई L1, ये हो गई L2 और ये हो गई L3। तो हम क्या करेंगे, इस L1, L2 और L3 को इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले प्लॉट करना है तो हम हमेशा इक्वल्स टू लाइन को प्लॉट करते हैं, तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल्स टू एज्यूम कर लेते हैं। माने ये हमारे लिए लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, ये इक्वल्स टू चल रहा है तीनों में, चाहे L1 की बात करें, चाहे L2 की बात करें, चाहे L3 की बात करें। अब इक्वल्स टू एज्यूम कर लिया तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा बॉक्स बना लिया और लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ हमेशा दो ही पॉइंट्स की जरूरत है। तो एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखा। जब y तो है ही नहीं सर इसमें, तो x1 x2 है, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ठीक है ना। माने ये हो गया x1 एक्सिस, ये हो गई आपकी x1 एक्सिस और ये हो गई आपकी x2 एक्सिस, ठीक है ना।
x1 को 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू निकल के आएगी 20, और जब x2 को 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू निकल के आएगी 40। सबसे पहले इसी लाइन को प्लॉट कर लीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 40 आ रही है। 10-10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, 30 और 40। टेन, 20, 30 और 40। हाँ भाई, 0,20, 0,20 तो ये हो गया, और 40,0, 40,0 ये हो गया। अब इनको क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट से मिला देंगे। ये लाइन सेगमेंट से मिला दिया। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये L1 है, माने L1 लाइन जो है वो आपकी ब्लू कलर की है, ये L1 लाइन हो गई, L1। अब ऐसे ही L2 के लिए बॉक्स बनाएंगे एक छोटा सा, x1 x2, एक बार x1 0, एक बार x2 0। x1 0 रखेंगे, ये इक्वल्स टू का साइन है, x1 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 30, और x2 अगर 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। मैंने पहले प्लॉट कर लेते हैं 0,30, 0,30 माने ये पॉइंट हो गया, एंड 10,0 ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों को मीट करा देते हैं लाइन सेगमेंट से। जी सर, और इसको फ्रेम कर दिया हमने रेड कलर से, ठीक है सर। अब ये लाइन हो गई आपकी L2 की लाइन, ये L2 की लाइन हो गई, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। अच्छा, अब L3 के लिए प्लॉट करना है तो इसके लिए भी एक छोटी सी टेबल बना ली हमने। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ x1, यहाँ x2, एक बार x1 0, एक बार x2 0। जब x1 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू आ गई 20, एक बार जब x2 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ गई 15, माने 0,20 ये आ गया कोऑर्डिनेट, एंड 15,0 माने ये आ गया कोऑर्डिनेट। इन दोनों को भी लाइन सेगमेंट से मिला देंगे। ये तीनों लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ये वाली लाइन हो गई आपकी, मान लेते इसको दे देते ग्रीन कलर से, ब्लू कलर से, ठीक है ना, येलो कलर से दे दिया। तो ये वाली लाइन हो गई आपकी L3, ये वाली लाइन हो गई L3, और ये हो गई L1। अब जरा देखिए, हम जो काम कर रहे थे उसी को हमें चेंज करना है। अब L1 में जाना है लेस देन इक्वल्स टू, L1 की लाइन ये है, माने लेस देन इक्वल्स टू माने नीचे वाला एरिया। L2 में जाना है हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू, L2 का मतलब ग्रेटर माने इससे ऊपर एरिया। तो अभी तक इन दोनों लाइंस की बात करिएगा, सिर्फ L1 की बात कर रहे हैं और L2 की बात कर रहे हैं। इसमें जाना है नीचे की तरफ ये, और इसमें जाना है ऊपर की तरफ, ग्रेटर कह रहा है ये, ठीक है ना। L3 में आ जाइए, L3 में भी कहा जाना है, ग्रेटर जाना है, ग्रेटर जाना है माने इसमें भी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, L2 की जगह मैंने L1 में कर दिया था। हाँ जी सर, तो अगर मैं बात करूं, अब हमें क्या करना है, शेडेड पोर्शन निकालना है, माने वो फीजिबल रीजन निकालना है जिसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। L1 में आ जाइए, L1 में जाना है लेस देन इक्वल्स टू, माने इसमें जाना है नीचे की तरफ, ये हमने कह दिया कि इसमें हमेशा नीचे की तरफ जाना है, ठीक है ना। L1 में कहा जाना है, हमेशा नीचे की तरफ जाना है, ये हो गया। L1 में हमें जाना है नीचे की तरफ, माने इसको हमने थोड़ा सा मोटा कर दिया ताकि हमें याद रहे कि इसमें नीचे की तरफ ही जाना है। अच्छा,
L2 में आ जाइए, L2 में जाना है ग्रेटर देन इक्वल टू, L2 में माने ऊपर की तरफ जाना है ये। अच्छा L3 में आ जाइए, L3 में भी कहा जाना है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू, माने इसमें भी ऊपर की तरफ जाना है। ये यहां ना हो के यहां होगा, हाँ जी। चलिए बात तो एक ही है। तो कुल मिला के फीजिबल रीजन क्या होगा जो तीनों में आ जाए, इसमें जाना है लेस देन, इसमें जाना है ग्रेटर देन, और इसमें भी जाना है ग्रेटर देन, माने कुल मिला के फीजिबल सॉल्यूशन जो होगा मेरे हिसाब से तो ये निकल के आएगा, जरा चेक करिए ये वाला पोर्शन। जरा ध्यान से देखिए ये वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि L1 क्या हो गया, लेस हो गया, L2 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और L3 भी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने ये सॉल्यूशन बनना चाहिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। माने ये वाला पोर्शन जो होगा ये तीनों में कॉमन है। मतलब इस पार्ट को हम अगर नाम देंगे तो नाम देंगे बेटा फीजिबल रीजन। क्या नाम देंगे इसे, फीजिबल रीजन। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये फीजिबल रीजन वाला पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, फीजिबल रीजन वाला पार्ट हो गया, फीजिबल रीजन। ठीक है ना, ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, फीजिबल रीजन का पार्ट हो गया। अब इसका मतलब अगर मैं इसे बाउंडेड करूं, ध्यान से देखिएगा सर, अगर मैं इसे बाउंड करूं तो ये वाला पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ, ये वाला पूरा पोर्शन हो गया आपका फीजिबल रीजन का। ठीक है ना। अब अगर जरा ध्यान से देखिए सर, तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स है। पहला कॉर्नर पॉइंट हो गया ये, इसको नाम दे दिया मैंने ए। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया ये बी। तीसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया ये सी। और चौथा कॉर्नर पॉइंट हो गया ये डी। माने फीजिबल रीजन है ए बी सी डी। ए बी सी डी इज द फीजिबल रीजन। बात समझ में आ गई। अच्छा अब ए बी सी डी क्या होंगे, इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे, और इन कॉर्नर पॉइंट्स के हमें पहले वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या है, डी के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 40,0 क्योंकि यहां पे दिख रहा है। अच्छा सी के कोऑर्डिनेट क्या है, सी के कोऑर्डिनेट है, देखिए सी क्या है 20 10 और 15 के 20 के बीच में, माने ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 15,0। तो ए के कोऑर्डिनेट यहां लिख लेता हूं बेटा साइड से। ए के कोऑर्डिनेट हो गए, सॉरी ए के कह रहा हूं, डी के कोऑर्डिनेट हो गए 40,0। सी के कोऑर्डिनेट हो गए 15,0। अब रह गए बी और ए के कोऑर्डिनेट निकालने। अब जरा बहुत ध्यान दीजिएगा, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सी लाइन, L2 एंड L3। तो L2 एंड L3 ये दोनों हैं, तो इन दोनों को हमें सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा अलग पेपर पे। L2 की इक्वेशन है 3x1, यहां लिख लेते हैं, इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, यहां पे रब कर देता हूं, 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30 और 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 60। तो क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को बराबर करेंगे, तो x2 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दे। x2 को बराबर करने के लिए क्या करें, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 9x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 90। 9x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 90, फिर उठा के क्या कर दे, माइनस कर दे। माइनस कर दिया सर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये 3x2 माइनस 3x2 जीरो हो गया। 9x1 माइनस 4x1 कितना बचेगा, 5x1। और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, माने x1 की वैल्यू आ गई 6। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 6। x1 की वैल्यू 6 लगा दीजिए, तो 6 3 जा 18, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 12। माने इसके कोऑर्डिनेट हो गए, किसके, b के कोऑर्डिनेट हो गए 6,12।
अब रह गई ए की बात। तो ए जो है जरा ध्यान से देखिए, इस L1 और ये L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो L1 और L2 ये दोनों है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब इसे काट के, कहा जगह नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता, यहां पे लिख देते हैं। चलिए जरा L1 की इक्वेशन क्या है सर, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 40, और L2 की इक्वेशन है 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30। ठीक है ना। उठा के भाई क्या करें, पहले तो बराबर कर ले, तो नीचे वाले को 2 से इंटू कर दे, या ऊपर वाले को 3 से इंटू कर दे, बात एक ही, ऊपर वाले को 3 से इंटू कर देते हैं और उठा के माइनस कर दे। तो x1 कट जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 3x1 माइनस 3x1 जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x2 माइनस x2 माने 5x2 बचेगा। 5x2 बराबर 120 माइनस 30 90। तो x2 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई 18। x2 की वैल्यू 18 लगा दे तो 18 टू जा 36, और ये x1 की वैल्यू आ गई 4। माने इस a के कोऑर्डिनेट आ गए 4,18। बस ये चारों कोऑर्डिनेट्स पता लग गए आपको। मतलब देखो, आपका मेन काम था फीजिबल रीजन निकालने का। फीजिबल रीजन निकल आए, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स निकाले। उन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, इस z की वैल्यू को निकालेंगे। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, यहां लेंगे पॉइंट्स और यहां लेंगे वैल्यू ऑफ z। पॉइंट हमने लिया एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4,18। 4,18 का मतलब x1 की जगह क्या लगाएंगे आप 4, और x2 की जगह लगाएंगे 18। किस में, इस z में। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18, ये हो जाएगा 180 ऑफ 80 260। समझ में आ गई बात या नहीं है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पे a की वैल्यू हमारी निकल आई, एक पॉइंट पे z की वैल्यू निकल आई। इसके बाद हम निकालेंगे b पॉइंट पे, एट पॉइंट b के कोऑर्डिनेट क्या है सर हमारे 6,12। b के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 6,12। तो b की वैल्यू जरा लगाइए 6, और सॉरी x1 की वैल्यू लगाइए 6 और x2 की वैल्यू लगाइए 12। तो ये हो गया 120 और 120 240। अब एट पॉइंट सी पे निकालना होगा, तो 15,0 15 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 300। और एट पॉइंट डी पे, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 40,0, तो ये हो जाएगा 800। तो जरा देखिए, इन चारों में मिनिमम वैल्यू, भाई हमें मिनिमाइज करना है, माने मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसकी सर, मिनिमम वैल्यू है सर पॉइंट बी पे। माने अगर हम x की वैल्यू 6 लगाएं और y की वैल्यू 12 लगाएं, तो ये जो z होगा ये अपनी मिनिमम वैल्यू को शो करेगा। कब, जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। कब, जब ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। बात समझ में आ गई या नहीं आई, बात समझ में आ गई ना। तो हम हमेशा ये देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, बस इतना सही काम करना है। ये आपका सब्जेक्टिव तरीका है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पॉइंट पे एक ही वैल्यू है, मान लीजिए ये भी 240 और फर्ज करिए ये 300 की जगह 240 आता। तो बी और सी की बात, बी और सी का मतलब ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन। अगर कभी भी ऐसा हो कि ये दोनों लाइन पे क्या आ रहा है, पॉइंट्स हमारी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो यहां इस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा, अगर दो जगह, तो यहां पॉइंट नोट कर लेते हैं, इफ you have two minimum value या you have minimum value at 2 points, at 2 points. If you have same minimum value at 2 points, तो उस कंडीशन में then there are
इनफाइनाइट फीजिबल सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट फीजिबल सॉल्यूशंस होंगे। जैसे इस कंडीशन में क्या था, हमारा जो फीजिबल सॉल्यूशन था एक ही निकल के आ रहा था, कौन सा निकल के आ रहा था, 6,12। लेकिन अगर दो पॉइंट पे, अगर दो कॉर्नर पॉइंट पे क्या होगा, सेम मिनिमम वैल्यू या सेम मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा फीजिबल सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। माने इस लाइन पे हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम वैल्यू निकल के आएगी, सेम मिनिमम वैल्यू या सेम मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। पहले आज इसके लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फिर क्वेश्चंस कराएंगे। आज के लिए आप पहले इतना पढ़ के देखिए आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर मैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में आपके लिए और सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बना के लेके आऊंगा ताकि आपको इस चीज को समझने में आसानी हो सके। ठीक है ना। पहले आप ट्राई करके देखिए कि आपको इतना पार्ट समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा आंसर over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।